एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में है a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. A conical tent is 10 meter high. तो एक conical tent दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो पहले तो conical tent बना लेते हैं। तो आप कोन बना लो एक। हमने ये कोन बना लिया। ये कोन की हाइट होती है, ये रेडियस होती सर है। आपकी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। तो आप ये देखिएगा, conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. तो जो रेडियस दे रखा है ना r, ये दे रखा है 24 मीटर और जो इसकी हाइट दे रखी है h, ये दे रखा है हमको 10 मीटर। तो रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो मुझे टेंट की स्लैंट हाइट बतानी है। स्लैंट हाइट होता है बेटा ये 90 डिग्री के सामने वाला, इसको एल बोलते हैं, ये एच होता है और ये तो आर है ही। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में जो हमको स्लैंट हाइट निकालनी है, एल कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना है 24 का स्क्वायर और एच कितना है 10 का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है कितना 576, ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो L इज इक्वल टू हो गया 676 का अंडर रूट। यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये आगे 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। और अब ये बोल रहे हैं कि आपको इसका स्लैंट हाइट बताना है। तो स्लैंट हाइट बताने के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन में अंडर रूट निकालकर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर लेंगे। जो आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा वो आप रफ में कैलकुलेट करके और यहाँ सीधा वैल्यू लिखना। तो देखिए ये ऐसे होता है कि अंडर रूट 676 है। आपने राइट से काउंट करना शुरू करा, इधर 2 डिजिट का पेयर बनाया एक और एक ही, यहाँ पर तो बची केवल एक डिजिट। फिर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 2 जीरो, इनका ग्रुप बनाओ, यहाँ पर 2 जीरो, इनका ग्रुप बनाओ, ये हो गया। अब ये करने के बाद में नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा। 1 1 जा 1, 6 से बहुत छोटा है। अगला परफेक्ट स्क्वायर 2 2 जा 4, 6 से छोटा है, ठीक है। अगला परफेक्ट स्क्वायर 3 3 जा 9, 6 से बड़ा है, तो मैं 2 2 जा 4 लूंगा। तो 2 2 जा 4। अब 6 माइनस 4 कितना हो गया? 6 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 2। अब 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था, और 2 में 2 को ऐड कर दो तो कितना आ गया 4। तो 4 के आगे कोई ऐसी टर्म लगाओ ताकि, अच्छा ये 76 को नीचे उतारो, 276। मैं एक काम करता हूँ 4 के आगे 6 लगा देता हूँ। तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27। बहुत बढ़िया, ये तो पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर निकला। यानी कि 4 के आगे 6 लगाओ और यहाँ पर 6 लगाओ, 46 6 जा 276 पूरी तरह से डिवाइड हो गया। मुझे ये आगे 0 0 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 676 का स्क्वायर रूट आ गया 26। सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, ये हो गया 26 मीटर। तो दिस इज माय स्लैंट हाइट। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, तो कैनवास को बनाने की कॉस्ट आपको बतानी है। तो कैनवास जो है वो कैसे बनेगा? जब भी हम कॉनिकल टेंट हाउस की बात करते हैं तो हमने टेंट हाउस बनाया तो उसमें उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। मतलब जो टेंट बनेगा, टेंट का बेस नहीं बनाते हम कभी भी। हम हमेशा टेंट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बनाते हैं। बेस में तो जमीन है,
तो जमीन पर हम कोई भी कपड़ा या चादर बिछाते हैं और वहां पर किसी भी टेंट में हम रहते हैं, है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये जो है मेरे को इसके कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं यहां से। और देखिएगा सेकंड पार्ट में मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट हाउस। पाई आर एल, पाई आर एल। तो इसका मतलब क्या है, कॉनिकल टेंट मीटर है, जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप ये देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है 24, और लेंथ ये स्लैंट हाइट हमने निकाला अभी 26। अब आप ये देखिए कि कोई भी टर्म जो है ना तो 22 ना 24 ना 26, कोई भी 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, 22/7 को 3.14 ले लूंगा। तो मैंने ये कहा ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 26, ये रफ में करके देखेंगे आप। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 4 और 8 12, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हो गया 624। अभी क्या करना है, 3.14 से 624 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 624 इंटू 3.14, तो पॉइंट को तो आप भूल जाइए, आप सोचिए कि 314 है बस। ठीक है, और पॉइंट का सिर्फ इतना लेना देना है कि मैं ये देखूंगा इन दोनों नंबर्स में अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वहां पर आप राइट से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 24। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 6 9 प्लस 4 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 6 8 प्लस 7 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9, 1959.36, 1959.36 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। वो बोल रहे हैं कि ये जो कॉनिकल टेंट हाउस है इसके कैनवास की कॉस्ट कितनी है। वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है। अच्छा, एक काम करिए, एक काम करिए, ये हटा दो। वैसे तो ये आंसर सही है, पर मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। अभी आप समझ जाएंगे कि क्या करना है। देखो, हमसे जो ये कॉनिकल टेंट हाउस है ना, हमसे इसका एरिया नहीं पूछा, हमसे उन्होंने कॉस्ट पूछी है। और कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीज दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की। तो 70 जो है वो 7 का मल्टीपल है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 70 जो है वो इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से मैं 22/7 को 3.14 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 3.14 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। जब कभी मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे तब मैं 22/7 को 3.14 लूंगा, नहीं तो मैं 22/7 ही लूंगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमसे एरिया नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे कॉस्ट पूछा है। मैं जानता हूँ कि कॉस्ट निकालने के लिए मुझे पहले एरिया निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं वो निकाल भी चुका था। वो मैंने मिटा इस वजह से दिया क्योंकि मैंने देखा कि कॉस्ट 70 रुपीज है। आप जरा देखिएगा कि इससे फायदा क्या होगा। 24 इंटू 26 हमने देखा था, 624 आ गया था। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 624 और अपॉन में रहने दो 7। 624 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 8 4 2 1, 8 4 और 8 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 2 3, 1 3 7 2 8, 1 3 7 2 8 अपॉन 7,
मीटर स्क्वायर। तो ये ना पूरे के पूरा जो टेंट हाउस है ये उसका एरिया आ गया। अब हम ये कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, कैनवास एक वो कपड़ा होता है जिस कपड़े से टेंट बनता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर of 1 meter square canvas is equal to rupees 70. Therefore, cost of 13728 upon 7 meter square canvas will be equal to 13728 upon 7 multiplied by 70. ठीक है ना? तो ये जो 70 रुपीज मैंने कॉस्ट देखा, ये देखकर एकदम से मेरे दिमाग में आया कि अरे यहाँ पर तो हमको 7 से डिवाइड करके मतलब 22 अपॉन 7 को 3.14 लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस 7 से ये 70 कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपीज है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 70 इंटू दिस अमाउंट। सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए 7 10 का 70 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो बेटा ये टोटल कॉस्ट आ गया मेरे पास 13728 तो हमारा लगा तो 1,37,280। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब आप कॉमनली बताइए बेटा, फोर्थ तो था आपका, फोर्थ आपने कर लिया, फोर्थ के बाद और किस क्वेश्चन में डाउट है? Sir, question 5. क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। टर्पोलिन भी एक कपड़े की ही टाइप होती है, तो वो पूछ रहे हैं कि टर्पोलिन का कितना हमको लेंथ चाहिए होगा। अभी आता हूँ उस पर। टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। मुझे एक कॉनिकल टेंट हाउस बनाना है जिसका रेडियस तो होगा 6 मीटर और उसकी हाइट होगी 8 मीटर। इस तरह का कॉनिकल टेंट हाउस है, इसका जो रेडियस है वो लेना है मुझे 6 मीटर और जो इसकी हाइट है वो लेनी है 8 मीटर। 8 मीटर ये क्या हो गई? ये इसकी हाइट हो गई। स्लैंट हाइट मैं निकाल लूंगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64। तो L इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 100। तो लेंथ स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर होता है। बताइए जी सभी को, यहाँ तक स्लैंट हाइट तक तो क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. बताइए अवनी, देवांश, जानवी, Yes, लक्ष्य, sir. Yes, sir. पार्थ, सिमर, सुमिल, टिया, Yes, sir. यश। Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलिए जी आगे बढ़ता हूँ। आगे देखेंगे, लेंथ हो गया, स्लैंट हाइट हो गई इसकी 10 मीटर। स्लैंट हाइट 10 मीटर निकालने के बाद में अगला ये पूछ रहे हैं assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। ठीक है, use pi is equal to 3.14। pi की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखा है कि 22/7 नहीं लेना, 3.14 ही लेना है, तो 22/7 यहाँ पर हम नहीं लेंगे। वो बोल रहे हैं what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height कितना। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे जब ये कॉनिकल टेंट हाउस बनाना है तो मैं इस कॉनिकल टेंट हाउस का क्या बनाऊंगा? सबसे पहले मैं इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करूंगा। ठीक है,
इस तरफ कर रहा हूँ इसको मैं। CSA ऑफ यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस conical tank pi r l, pi r l, तो पाई कितना है 3.14, r कितना है 6 और l कितना है 10। ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, मल्टीप्लाई करिए 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 1 जा 6 और 2 8 6 3 जा 18, 1884 अपॉन 10 मतलब 188.4 मीटर स्क्वायर। जैसे 188.4 है ना, 188.4 मीटर स्क्वायर इतना हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब ना आप एक चीज देखिएगा कि अगर आप लोग जैसे हम लोग कभी भी कपड़े खरीदने जाते हैं अपने लिए, तो हम जो कपड़ा खरीदते हैं वो हमने मान लीजिए अपने लिए पैंट खरीद लिया या हमने अपने लिए शर्ट ले लिया, कोई टी शर्ट ले ली, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ बनी बनाई हमको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन एक तरीका दूसरा भी है। मान लीजिए हम अपने लिए कोई सूट बनवाने जाते हैं या अपने लिए हम कोई शर्ट बनवाते हैं या ट्राउजर बनवाते हैं, तो उसके लिए कपड़े की शॉप होती है, हम कपड़े की शॉप पर जाते हैं और वहां से कपड़ा खरीदते हैं। तो जो कपड़ा हमें मिलता है, अगर आपने कभी देखा हो तो कपड़ा किस तरह से मिलता है, एक हमारे पास मतलब उसमें जो शॉपकीपर है वो आपको एक ऐसा इस तरीके का एक आपको चीज दिखाता है वो। शॉपकीपर के पास एक ऐसा रोल होता है और वो ऐसे ना खोल कर दिखा देता है, उसको रोल को खोल कर दिखाता है और ऐसे कपड़ा उसका फैल जाता है। ठीक है, वो इस रोल को और खोलता है इस तरीके से, तो कपड़ा और खुलता चला जाता है इस तरीके से। समझ लीजिए जैसे एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल रॉड हो, उसके ऊपर हमने कपड़े को ऐसे रोल कर रखा है, कपड़े का रोल कहलाता है वो। तो वो उसको ऐसे खोल कर दिखा देता है एक चादर की तरह, और वो कपड़ा ऐसे खुलता चला जाता है। समझ रहे हैं, देखा है कभी किसी ने, बच्चे ने? Yes, sir. Yes, sir. तो कपड़ा कपड़ा इस तरीके से दिखाता है। अब वही चीज इस क्वेश्चन में दे रखी है हमको, एक टर्पोलिन का, जैसे कॉटन होता है, नाइलॉन होता है, वुलन होता है, इसी तरीके से टर्पोलिन का भी एक कपड़ा आता है। हमें टर्पोलिन के क्लॉथ का कॉनिकल टेंट हाउस बनाना है। तो उन्होंने बोला व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। तो जो आप कपड़ा लेने जाते हैं, तो जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि भाई मुझे अपने लिए पैंट बनानी है। अब टेलर बोलता है कि भाई मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दिमाग में एकदम ये आता होगा भाई तो क्या मेरे मतलब सिर्फ लेंथ ही लेंथ बनाएगा, तो ब्रेथ नहीं बनाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होता है, तो एरिया तो बनाएगा ना। मेरी जो पैंट बनाएगा, मेरी पैंट का एरिया होगा या लेंथ ही लेंथ होगी बस? तो ये चीज दिमाग में आती होगी। अच्छा, तुम मेरी शर्ट बनाओगे, सिर्फ 1 मीटर लेंथ चाहिए तुम्हें, ब्रेथ का तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो ये जो ब्रेथ है ना बेटा, ये कपड़े का जो रोल होता है, इसकी ब्रेथ स्टैंडर्ड ब्रेथ होती है। समझ गए? तो वो हर टेलर को पता होता है कि इतनी चौड़ाई का कपड़ा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ से मतलब है। तो इसलिए अगर वो बोलता है कि 1 मीटर कपड़ा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब उसे पहले से ही पता है कि उसकी जो ब्रेथ है ना, वो ब्रेथ उसे पहले से ही पता है कि लगभग आधा मीटर या लगभग 0.75 मीटर वो ब्रेथ स्टैंडर्ड ब्रेथ है, वो मेरे को हर कपड़े के रोल में मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा सोचकर टेलर आपको बोल देता है कि भाई मुझे आप 1 मीटर कपड़ा लाकर दे दो, मैं आपकी अच्छी पैंट इसमें बना दूं। अब देखिएगा, जैसे ये कपड़ा है तो इस कपड़े की ना विड्थ इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इस कपड़े की विड्थ दे रखी है बेटा 3 मीटर। वो पूछ रहे हैं कि कितनी लेंथ इसकी, वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी लेंथ बताइए। ठीक है,
तो व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड, तो 3 मीटर विड्थ उसकी दे रखी है, तो बोल रहे हैं कि लेंथ कितनी चाहिए। तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि जब मैं टेलर से इस कपड़े को लेकर आ जाऊंगा तो टेलर यहाँ से कैंची से काट कर आपको वो कपड़ा दे देगा। कपड़े को अगर आप फैलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ पड़ा हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर, लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, तो L इंटू 3 करूंगा तो वो एरिया आ जाएगा। और वो एरिया कितना होना चाहिए, जितने एरिया एरिया का मुझे कॉनिकल टेंट हाउस बनाना है। कॉनिकल टेंट हाउस कितना दे रखा है, 188.4 मीटर स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये जो कपड़ा Yes, है, sir. ये कपड़े का जो टुकड़ा बनेगा वो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ बनेगा, उसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक चीज और दे रखी है कि जब आप कपड़े से कॉनिकल टेंट हाउस बनाओगे तो उसे मोड़ोगे भी, उसमें थोड़ी सी पेस्टिंग भी करोगे, स्टिचिंग भी करोगे, कटिंग भी करोगे, तो थोड़ा बहुत कपड़े का वेस्टेज होगा, उसके मार्जिन से, कॉर्नर से थोड़ा बहुत वेस्टेज होगा। वो वेस्टेज कितना दे रखा है, इन्होंने बोला है कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। तो हम ये कहेंगे कि जो लेंथ है ना, लेंथ में मुझे एक एक्स्ट्रा लेंथ लेकर चलनी है कटिंग मार्जिन के लिए। वो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हम ये कहेंगे that the length of tarpaulin cloth required be L meter given length for margin is equal to 20 सेंटीमीटर। तो बेटा 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20/100 मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ये हो गया। तो टोटल लेंथ देवांश समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। Therefore, total length required is equal to L plus 0.2 meter. So area of cloth is equal to CSA L plus 0.2 लूं, लेकिन हमको वो एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए होगी इक्वल टू CSA ऑफ कॉनिकल टेंट हाउस। CSA ऑफ कॉनिकल टेंट, एरिया ऑफ क्लॉथ जो है उसको मैंने लेंथ तो ले ली L और L प्लस 0.2, तो वो एक्स्ट्रा लेंथ हो गई। उससे मैं एरिया निकाल दूंगा, वो 188.4 के इक्वल रख देंगे। L प्लस 0.2 लेंगे या L माइनस 0.2 लेंगे। L प्लस 0.2 एक्स्ट्रा लेंथ हमको लेकर चलना है। अच्छा Sir, एक काम कर सकते हैं, हाँ बोलो। कह रही थी सर ये जो 20 सेंटीमीटर क्लॉथ है सर ये तो वेस्ट हो गया ना, तो सर हम लेंथ में से तो माइनस कर देंगे ना 20 सेंटीमीटर। करना चाहिए, सही कह रहे हो। अभी L लेते हैं, अभी इसको L ही लो आप, ये हटाओ। हम एक काम करते हैं,
कि हम एग्जैक्ट वो वाली लेंथ लेते हैं जितनी लेंथ जरूरत पड़ेगी उसको बनाने में, उसके बाद हम 0.2 में ऐड कर देंगे लास्ट में जो हमारी लेंथ निकलेगी, कि हमने टोटल लेंथ इतनी ली थी, समझ गए? यस सर। एरिया ऑफ क्लॉथ को मैंने बोल दिया L इंटू 3, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये कितना है 188.4। अब L इज इक्वल टू कितना हो गया 188.4 अपॉन 3, तो 3 6 18, फिर 3 2 6, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया, 2 4 24, 3 8 24, 62.8। L is equal to 62.8 मीटर। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड, अब उन्होंने बोला ये लेंथ तो हमने निकाली, ये वो लेंथ निकाली जिस लेंथ की जरूरत, जो लेंथ मुझे उसमें कॉनिकल टेंट हाउस में बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने कपड़ा कितना लिया, मैंने तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया था, तो टोटल कपड़ा जो लिया वो मेरे को लिखना है। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, उसमें मैं ये 0.2 को ऐड कर दूंगा, समझ गए? यस सर। L प्लस 0.2, तो ये हो गया 62.8 प्लस 0.2 यानी कि 63 मीटर। मुझे लगता है सब बच्चों को आ गया होगा समझ में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अच्छा और बताइए, और किस में डाउट था? सर 7 and 8। 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये मिटा रहा हूं इधर। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, ऐसे ही डायग्राम बनाओ कोन का। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। मैं इसकी स्लैंट हाइट निकाल लूंगा। L is equal to under root r square plus h square। L is equal to under root 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। L is equal to 49 plus 576। L is equal to हो गया 625, और बेटा 625 का स्क्वायर रूट आता है 25। तो ये स्लैंट हाइट हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मुझे 10 ऐसी कैप्स बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ती है? मैं बोलूंगा एरिया ऑफ वन कैप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ वन कैप। अभी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। बेटा ये हो जाएगा पाई आर एल। कुछ दे नहीं रखा है इसलिए पाई की वैल्यू 22/7। अगर कुछ दे रखा होता 3.14 तो पाई की वैल्यू 3.14 ही लेते। तो 22/7, रेडियस कितना है 7, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 25 इंटू 22, 25 2 55 कैरी, 25 2 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो area of 10 such caps is equal to
550 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सभी को क्लियर? यस सर। हाँ Yes, sir. एक कैप का एरिया पता चल गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 का पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard। तो जैसे बैरिकेडिंग कर देते हैं ना रोड की, बैरिकेडिंग का मतलब ये है कि कुछ व्हीकल्स इस तरफ से जाएंगे, कुछ व्हीकल्स इस तरफ से जाएंगे, तो वो बैरिकेडिंग करी गई छोटे 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 कार्डबोर्ड के कोन्स से। तो कोन बनाकर रख दिए गए रोड पर। Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi is equal to 3.14 and take under root 1.04 is equal to 1.02। तो कुछ वैल्यूज इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या क्या लेना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कोन है और कोन के बेस का रेडियस कितना दे रखा है। इन्होंने बोला ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना हो गया 20. बिल्कुल ठीक। और हाइट इन्होंने बोला है हाइट है 1 मीटर, वो h इज इक्वल टू 1 मीटर। स्लैंट हाइट निकालना होगा सबसे पहले। तो ऐसे करेंगे, मैं इस तरफ कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिएगा कि ये जैसे रेडियस दे रखा है आप इसको रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो h दे रखा है 1 मीटर और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगा 20 अपॉन 100 कर दूंगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये हो गया 0.2 मीटर। नाउ L इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L इज इक्वल टू अंडर रूट r कितना है 0.2 का स्क्वायर और h कितना है 1 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 0.04 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 1.04। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अंडर रूट 1.04 को आपको लेना है 1.02, इसकी वैल्यू आएगी 1.02। तो ये कैलकुलेट करने की हमारी मेहनत की जरूरत नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि अंडर रूट 1.04 की वैल्यू है 1.02। तो L हो गया 1.02 मीटर, मतलब स्लैंट हाइट मेरे पास आ गई। उसके बाद मेरे को ऐसे 50 हॉलो कोन्स बनाने हैं रोड की बैरिकेडिंग करने के लिए। तो देखिएगा पहले हम सीधा सीधा 50 के 50 कोन्स का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो मैं ये लिखूंगा एरिया ऑफ 50 सच कोन्स। ऐसे 50 कोन्स का एरिया, तो पहले 1 का निकालें फिर उसमें 50 मल्टीप्लाई करें, सीधा सीधा ही कर लेते हैं ना भाई। एक कोन का एरिया कितना हो गया पाई आर एल और 50 का कितना हो जाएगा उसमें 50 मल्टीप्लाई कर दो। तो अब पाई देखो, पाई की वैल्यू कितनी उन्होंने बोली है 3.14 लेना है। जो रेडियस है वो दे रखा है यहाँ पर 20, तो 20 को 20 ना लेकर मैं मीटर में लूंगा तो 0.2 और जो एल है वो हम निकाल चुके हैं 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 50। ये हो गया। अब देखिएगा ना, अब आप क्या करेंगे बता दो
मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 100, 50 टू जा 100 होता है, और इसका पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 10, तो ऊपर 2 बचा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, 314, ऊपर तो बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1.02। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मल्टीप्लाई करना है 314 को 1.02 से, तो 314 और 102 सीधा सीधा 102 लिखो, क्योंकि पॉइंट हटाकर नीचे मैंने 100 लिख दिया। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 0 0 0, फिर डबल क्रॉस लगाओ, 4 1 3, 8 2 6 और 4 10, 1 कैरी आ गया, 1 और 1 2, 3 2 0 2 8, 32028 अपॉन 10 इंटू 100 कितना हो गया, 1000। 1000 तीन जीरो है ना, तीनों जीरो को काट दो और राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3। तो आप ये देखिएगा कि ऐसे 50 स्टूडेंट्स का एरिया इतना आ गया। ऐसे 50 स्टूडेंट्स का एरिया इतना आ गया, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट दे रखी है 12 रुपीज। तो 32.028 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर is equal to 32.028 multiplied by 12. So 12 8 is 96, 9 carry, 12 2 is 24 or 9 33, 3 carry, 12 zeros are 0 or 3 3, 12 2 is 24, 2 carry, 12 3 is 36 or 2 38। तो ये हो गया रुपीज 384.336। ठीक है, 336 को आप अप्रोक्सीमेट करके 34 कर दोगे, 384 रुपीज 34 पैसा। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एक बार मैं आंसर एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। यही दे रखा है 384.34। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? सर Yes, अगर sir. सर 34 की जगह 336 लिखेंगे तो गलत होगा वो। हाँ, एक्चुअली वो ना गलत इस वजह से हो जाता है क्योंकि हम ये बोलते हैं कि 336 का मतलब ये हो गया 336 पैसे, और 336 पैसे का मतलब हो गया 3 रुपी 36 पैसे। तो जो पैसे वाला पोर्शन है ना, पॉइंट के बाद में जो लिखते हैं हम, रुपी के बाद जो पैसे वाला पोर्शन है उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखो, उसको 3 डिजिट में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ऐसा करना होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है कि जब भी कभी मुझे कोई सर्कल अगर दे रखा है 3 डायमेंशन में, तो उसको मैं स्फीयर बोल देता हूँ। स्फीयर मतलब बॉल। तो स्फीयर का सरफेस एरिया बेहद आसान है, 4πr² होता है इसका फॉर्मूला। ये इसका रेडियस है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। अब सोचो, एक स्फीयर को बीच में से काट दिया जाता है, उसको हम बोल देते हैं हेमिस्फीयर। एक्सक्यूज मी हाँ जी, बताइए। सर, स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है?
देखिए स्फीयर जो है, स्फीयर एक बॉल होती है, और सर्कल क्या होता है, सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर को हम सर्कल बोल देते हैं। मतलब सर्कल को तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, देखिए जब मैं बोर्ड पर बनाकर दिखाता हूँ तो सर्कल और स्फीयर दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम रियल में देखते हैं ना, तो रियल में जो स्फीयर है, स्फीयर तो ऐसा हो जाता है जैसे कि एक बॉल होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बॉल दिखाता हूँ, जैसे कि ये बॉल है, ये आपको बॉल दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से बॉल होती है। तो बॉल तो हो गई हमारा स्फीयर, और सर्कल क्या हो गया कि जैसे एक सर्कुलर पीस ऑफ पेपर, बस। तो सर्कल होता है 2 डायमेंशन में और स्फीयर होता है 3 डायमेंशन में, समझ गए। ओके सर। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक बॉल है, जैसे मान लो कि ये एक टेनिस की या क्रिकेट की बॉल है जो मेरे हाथ में है, इसको मान लो हम बीच में से काट देते हैं, जो मैं पहले ही काट चुका हूँ। तो काट दिया तो अब ये आधी बॉल बची है मेरे पास। आप लोग देख लीजिए कि ये केवल आधी बॉल बची हुई है। तो आधी बॉल मतलब एक तरह से अपने स्फीयर को बीच में से ऐसे काट दिया, ठीक है। तो वो वही मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है कि स्फीयर को बीच में से हमने काट दिया। तो काटने पर आप ये देखिएगा, इसको मैं बोलूंगा हेमिस्फीयर, रेडियस तो यही रहेगा आर, एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका आधा ही हो जाएगा। जब वो 4 पाई r² था, तो ये हो जाएगा 2 पाई r², समझ गए। और अगर सोचो कि ये जो टॉप वाला पोर्शन है, इस पर हम कुछ, मान लीजिए ये हॉलो नहीं है, मान लो कि ये जो आधा हमने बॉल काटा है, ये जो आधी बॉल है ये हॉलो नहीं है, ठीक, ये भरी हुई है अंदर से। तो इसका मतलब ये ऊपर भी एक सरफेस होगी। अगर ये पूरी भरी हुई है तो ये अंदर से ऐसे खाली नहीं होगी, मतलब मैं हाथ नहीं घुमा सकता इसके अंदर, ये अंदर से भी भरी हुई होगी, यानी कि ऊपर भी एक सरफेस बनेगी। और ऊपर जो सरफेस बनेगी बेटा वो क्या होगी, आप देखो, ऊपर जो सरफेस होगी वो एक सर्कुलर सरफेस होगी, सर्कुलर, समझ रहे हैं। यस सर। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो 2 पाई r² है। लेकिन अगर हेमिस्फीयर हॉलो नहीं है, अगर हेमिस्फीयर भरा हुआ है यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो उसकी जो टॉप सरफेस होगी, टॉप सरफेस पर एक सर्कल बनेगा। तो उसको फिर मैं बोल दूंगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, CS से प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल, मतलब टॉप पर एक सर्कल बनेगा। अब कर्व सरफेस एरिया कितना था, हेमिस्फीयर का 2 पाई r², और जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r²। तो जैसे 2x प्लस x 3x होता है, ऐसे ही 2 पाई r² प्लस पाई r² कितना हो जाएगा, 3 पाई r²। समझ गए कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो अभी बस ये 1 2 और 3, ये 3 फॉर्मूले नोट करो, आगे कल कराता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है बेटा, सबको समझ में तो आ गया ना इतना। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे फिर मैं कल कराता हूँ कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। Good evening, sir. Thank you.